नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है एटमॉस्फेयर, उसके हिंदी सारांश पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी 1980 के उस दौर की है जब नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम काफी चर्चा में था। हाँ बिल्कुल। और हमें जो पता चला है ये किताब जीएमए बुक क्लब ने भी चुनी थी, गुड मॉर्निंग अमेरिका वाला। अच्छा, हाँ, तो काफी पॉपुलर रही होगी। लगता तो यही है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि सारांश के जरिए समझें कि कहानी में क्या है, किरदार कैसे हैं और कौन से गहरे मुद्दे उठाए गए हैं। हाँ, क्योंकि जैसा पता चल रहा है ये सिर्फ स्पेस और रॉकेट वाली कहानी नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। सही कहा। मानवीय जज्बात, महत्वाकांक्षाएं, ये सब भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले माहौल की बात करते हैं। 1980 का दशक, मतलब सोचिए, स्पेस शटल जा रहे हैं आसमान में, एक नई उम्मीद, विज्ञान को लेकर एक जुनून सा था। बिल्कुल। वो एक अलग ही दौर था, खोज का, कुछ नया करने का। सारांश यही बताता है कि कहानी का बैकड्रॉप यही माहौल है। और इसी माहौल में इसे एक बड़ी प्रेम कहानी भी कहा गया है। ये बात मुझे थोड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, अक्सर स्पेस कहानियों में रोमांस बैकग्राउंड में रहता है, पर यहाँ लगता है ये काफी अहम है। वही तो, विज्ञान का जोश तो है ही, आसमान छूने की इच्छा भी है, और खासकर उस वक्त महिलाओं के लिए जो पहली बार मौके खुल रहे थे अंतरिक्ष में जाने के। हाँ, वो चुनौतियां भी होंगी जरूर। सारांश कहता है कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। बिल्कुल। अच्छा, तो मेन कैरेक्टर पर आते हैं, जॉन गुडविन। हाँ, तो ये है भौतिकी और खगोल शास्त्र की प्रोफेसर, मतलब काम ही सितारों से जुड़ा है। और बचपन से ही ये जुनून था, ऐसा बताया गया है। कोई ऐसा इंसान जिसकी नजरें हमेशा आसमान पर टिकी रहती हों। हाँ, वो जुनून ही उन्हें प्रेरित करता होगा अंतरिक्ष जाने के लिए। बिल्कुल। फिर साल आता है 1980, एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, जब नासा और दूसरी संस्थाओं ने पहली बार महिला वैज्ञानिकों या कह लें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया। एक ऐतिहासिक कदम था वो, और जॉन गुडविन ने ये मौका जाने नहीं दिया। अप्लाई किया और चुन ली गई। यहीं से उनकी वो असाधारण यात्रा शुरू होती है, प्रोफेसर से एस्ट्रोनॉट बनने का सफर। और ये सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी, शायद उनकी पहचान उनकी निजी संघर्षों से भी जुड़ा था ये सब। हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, तो जाहिर है ये सफर अकेले तो होता नहीं, ट्रेनिंग होती है काफी मुश्किल। हाँ, इंटेंस ट्रेनिंग। और वहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग बैकग्राउंड, अलग महारत, शायद अलग इरादे भी। बिल्कुल। सारांश में कुछ किरदारों के नाम भी हैं, जैसे एक टॉप गन पायलट हैं हैंक रेडमंड, एक फाइटर पायलट, और एक वैज्ञानिक का नजरिया तो काफी अलग होगा। वही मैं सोच रही था। फिर एक वैज्ञानिक हैं जॉन ग्रिफिन, मिशन स्पेशलिस्ट लिडिया डेन्स, और एरोनॉटिकल इंजीनियर वेनेसा फोर्ड। हाँ, तो ये नाम ही बताते हैं कि टीम में कितनी विविधता थी और शायद तनाव भी। हाँ, एक हाई प्रेशर माहौल तो होगा ही। बेहतरीन दिमाग एक साथ, पर शायद टकराते भी हों। ये सिर्फ लिस्ट नहीं लगती, ये इशारा है कि रिश्तों और तनावों की भी कहानी है इसमें। हाँ, और यहीं से कहानी शायद उन गहरे संघर्षों की तरफ मुड़ती है जिनका जिक्र है सारांश में। जॉन की यात्रा सिर्फ, क्या कहते हैं, एक बाहरी मिशन नहीं है। मतलब ये उसके अपने अंदर की खोज भी है, पहचान की तलाश। ये कहानी सिर्फ फिजिक्स या ऑर्बिट्स की नहीं, बल्कि प्यार, पहचान और उन हदों से जूझने की है जो समाज ने या शायद उसने खुद ने बना ली हो। और अंतरिक्ष का वो अकेलापन, वो शायद इन सवालों को और गहरा कर देता होगा। सही बात है। सारांश में खास घटना का भी जिक्र है, दिसंबर 1984, मिशन STS LR9। हाँ, स्पेस शटल का कोई खास मिशन। हाँ, उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। ना सिर्फ मिशन, बल्कि जॉन की निजी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसके लक्ष्य, सब पर असर पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी और उलझती होगी। लगता तो यही है। प्रोफेशनल जिम्मेदारी और निजी भावनाएं आमने सामने आ जाती होंगी। तो जो मुख्य विषय उभर रहे हैं वो क्या है? आपने कहा गहरे संघर्ष। हाँ, तो जो विषय सारांश से समझ आते हैं वो काफी सोचने वाले हैं। पहला तो है पहुंच से परे जाने का साहस, मतलब अंतरिक्ष तक पहुंचना। वो तो है ही, पर उससे ज्यादा ये साहस है महिलाओं का विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में जगह बनाना जहां पहले पुरुषों का दबदबा था। सोचिए 1980s में एक महिला एस्ट्रोनॉट बनना। हाँ, उस वक्त के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात थी, लैंगिक बाधाएं तोड़ना। बिल्कुल, ये अपने आप में एक लड़ाई थी। सारांश इसी जज्बे को दिखाता है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, और वो प्रेम कहानी वाली बात आपने कहा, प्रेम की सीमाएं, उसका क्या मतलब है यहाँ?
हाँ, दूसरा विषय है प्रेम की सीमाएं। और ये सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं लगता। यहाँ शायद प्यार का टकराव महत्वाकांक्षा से है, मिशन की जरूरतों से है। अच्छा, जैसे आसमान में रहते हुए धरती के रिश्तों को संभालना। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या मिशन इतना जरूरी हो सकता है कि निजी भावनाएं पीछे रह जाएं? या फिर क्या प्यार ही वो ताकत है जो इतने प्रेशर में भी जोड़े रखती है? ये सवाल कहानी उठाती होगी। ये दिलचस्प है। प्रेम की सीमाएं मतलब बाहरी चुनौतियां भी और शायद हाँ, शायद अंदरूनी भी, जो हमें अगले विषय पर लाता है, खुद की खोज और पहचान। ओके। जॉन गुडविन, जो हमेशा सितारों को देखती थी, अब उन्हीं के बीच है। क्या वहां पहुंचकर उसे जवाब मिलते हैं, या अंतरिक्ष का वो खालीपन, वो दूरी उसे अपने अंदर देखने पे मजबूर करती है? जैसे मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, ये सब सवाल। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ वैज्ञानिक हूँ, एस्ट्रोनॉट, या कुछ और? इस ब्रह्मांड में मेरी जगह क्या है? अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि इन सवालों को और वजन देती है। बात तो है, ऐसी एक्सट्रीम स्थितियों में इंसान खुद से मिलता है। अच्छा, आपने किरदारों की विविधता की बात की थी, तो टीम वर्क, भरोसा, ये सब भी होगा? हाँ, चौथा विषय यही है, दोस्ती, टीम वर्क और भरोसा। जाहिर है स्पेस मिशन अकेले तो होता नहीं। हाँ, टीम के बिना तो मुमकिन ही नहीं। और ऐसी जगह जहां हर पल खतरा हो, एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, वहां आपसी भरोसे की अहमियत कितनी ज्यादा होगी। कहानी शायद दिखाती होगी कि कैसे अलग अलग लोग साथ आते हैं, भरोसा कैसे बनता है और शायद टूटता भी है। हाँ, साथ काम करने की ताकत और उसकी नाजुकता भी। बिल्कुल। और इन सब तनावों और चुनौतियों के बीच इंसानियत का क्या? मतलब करुणा, आपसी समझ, वही पांचवा और आखिरी मुख्य विषय है जो सारांश इशारा करता है। परिवर्तन और करुणा। जिंदगी बदलती है, चुनौतियां बदलती हैं, खासकर ऐसे माहौल में। हाँ, तो ऐसे में इंसानियत कितनी मायने रखती है? एक दूसरे के लिए सहानुभूति, क्या सिर्फ मिशन पूरा करना ही कामयाबी है, या रास्ते में मानवीय मूल्यों को बचाए रखना भी? ये गहरा सवाल है। हाँ, कहानी शायद दिखाती है कि मुश्किल हालात में करुणा कैसे रिश्तों को बचा सकती है, या उसकी कमी कैसे सब बिखेर सकती है। तो कुल मिलाकर ये सारांश एटमॉस्फेयर को एक कह सकते हैं कई परतों वाली कहानी की तरह पेश करता है। जोश भी है, भावनाएं भी हैं और प्रेरणा भी। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ अंतरिक्ष की उड़ान नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं, उसकी महत्वाकांक्षाओं और क्या कहें, उसकी आत्मा की उड़ान भी है। ये वाकई काफी गहरा लग रहा है। तो अगर हम कहानी के मुख्य संदेश को पकड़ने की कोशिश करें सारांश के हिसाब से, तो वो क्या होगा? देखिए, जो एक बात साफ लगती है वो ये कि सीमाएं सिर्फ बाहरी नहीं होती, जैसे वायुमंडल की सीमा या समाज की बनाई दीवारें। हाँ, अक्सर हम अपने अंदर भी सीमाएं बना लेते हैं, डर की, शक की, और उन्हें सच मान लेते हैं। ये उपन्यास शायद उन्हीं अंदरूनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने की बात करता है। अच्छा, कि असली उड़ान शायद खुद की बनाई दीवारों को तोड़ने में है। हाँ, कुछ ऐसा ही। सारांश के आखिर में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। क्या? उड़ने का मतलब सिर्फ आकाश तक जाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचना है। वाह, ये तो पूरी कहानी का सार लगता है। हाँ, ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और दार्शनिक पहलू को भी सामने लाता है कि सबसे बड़ी खोज शायद बाहर नहीं, अपने अंदर ही होती है। वाह, तो एटमॉस्फेयर के सारांश से हमें 1980 के दशक की वो स्पेस रेस, वो महत्वाकांक्षा, उस दौर की महिलाओं का संघर्ष, विज्ञान का जुनून और इन सब के बीच एक उलझी हुई प्रेम कहानी और पहचान की तलाश, इसकी एक काफी मजेदार तस्वीर मिली है। हाँ, ये सिर्फ कहानी का खुलासा नहीं, बल्कि मानवीय जज्बे की एक झलक है। बिल्कुल। और ये आखिर में एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि अंतरिक्ष यात्रा का वो जो एक्सट्रीम प्रेशर है, वो अकेलापन, पृथ्वी से वो दूरी, ये सब हमारे अंदरूनी कश्मकश को, जैसे प्यार, पहचान, मकसद को कितना बढ़ा देता होगा। क्या ये हालात हमें अपने आप से, अपनी असलियत से इस तरह मिलवाते हैं जैसा शायद धरती पर रोजमर्रा की जिंदगी में मुमकिन ही ना हो? शायद असली एटमॉस्फेयर हमारे अंदर ही है, जिसे ऐसी यात्राएं बाहर ले आती हैं।